जनता दल यूनाइटेड रही है, ये भी एक बड़ी बात है। ये खुर्शीद आलम जो हैं, खुर्शीद जदयू के हैं, 2015 में जीत करके आए थे। जब वो जानते हैं यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें तो कुर्मी यादव और ब्राह्मणों का यहाँ दबदबा है, लेकिन मुस्लिमों का भी यहाँ प्रभाव है। यही कारण है कि 2015 में एमओआई समीकरण जब बना तो उसमें नीतीश कुमार का कुर्मी समीकरण जुड़ गया और ऐसी स्थिति में खुर्शीद फिरोज अहमद जो जीत करके आए थे, वो इस बार 2020 में नीतीश कुमार के हटते कुर्मी वोट वहां से शिफ्ट होते हुए सीधे हार में जाना पड़ा। कि इन क्षेत्रों पर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रतिष्ठा और इन क्षेत्रों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ सोच सकती है। कांग्रेस के जयमंगल सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे और उनको बहुत नीचे थे, लगभग 40,000 के आसपास, 30,000 से ज्यादा वोटों का अंतर था। बात करें हम 2015 की तो यहां से भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी। ये वो समय था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ थे, पाले में लेना चाहती है। इसके लिए कैंडिडेट भी सेलेक्ट कर लिया गया है। अब देखना होगा कि एमओआई प्लस निषाद प्लस राजपूतों का जो नेक्सस है वो कैसे इस पर काम करता है। लौरिया की बात करें तो यहाँ से विनय बिहारी लगातार जीतते आ रहे हैं। 2010 में निर्दलीय जीते थे, 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए, जहां भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है और 7वीं सीट है जो एनडीए के गठबंधन में मात्र 2 सीटें भी बची हुई हैं, यानी 9 सीटों का आंकलन पर करिएगा तो यहाँ देखिए कितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि नीतीश कुमार खड़े हैं तो क्लीन स्वीप है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से महाभारत 2025 में आपके सामने हाजिर हैं और आज हम लेकर के आए हैं पहला विधानसभा। वो पहला विधानसभा जो बिहार में चुनाव की शुरुआत करता है और वहीं से पहला चुन करके आता है विधायक जो बिहार में मुख्यमंत्री को सपोर्ट करता है या फिर विपक्ष का हिस्सा बनता है। ये पश्चिमी चंपारण की 9 सीटें हैं जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। इन 9 सीटों के चर्चा में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आंकड़े तो आपको अब मिल ही जाते होंगे, आंकड़े हमेशा मिलते होंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि यहाँ जीत हार का फैसला जब होता है तो बिहार में सिर्फ कुर्सी पर सरकार बनती है और सत्ता में आती है। पिछले कई चुनाव से हमने देखा है कि यहाँ नीतीश कुमार बिहार में जितने भी प्रासंगिक हों, जिस खेमे में रहें उस खेमे की बढ़त बनती है और उसकी सरकार बनती है। ये सारी बातों के अलावे इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो पश्चिम चंपारण की 9 सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 साल में क्या किया है इसका परीक्षण भी होगा। एंटी इनकम्बेंसी जब नीतीश कुमार पर लागू होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी साथ में है तो उस पर भी लागू होती है। आज हम जिन 9 सीटों की चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहला सीट है वाल्मीकि नगर। ये बिहार के विधानसभाओं का पहला यानी कि अगुआ है जो आगे आगे चलता है तो 243 सीट तक पहुंचते हैं। वाल्मीकि नगर की स्थिति यह है कि वाल्मीकि नगर में अभी जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है और जनता दल यूनाइटेड का कब्जा इससे पहले भी रहा है। 2015 में भी जनता दल यूनाइटेड का कब्जा रहा है तो 2010 में भी कब्जा रहा है। और ये तीनों वर्ष जो देख रहे होंगे आप, तीनों चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, ये तीनों चुनाव जो हैं वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़े गए हैं। 2010 में नीतीश कुमार थे जिन्हें सुशासन बाबू का तमगा मिल गया था। ये वो नीतीश कुमार थे जिन पर बिहार की जनता को भरोसा था। लोगों ने ये भरोसा किया था कि नीतीश कुमार बदलाव करेंगे और बिहार में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। सुशासन तो आया ही, नीतीश कुमार ने प्रयास भी किया। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से नहीं समझौता करने का नीतीश कुमार का जो दावा था उससे आज भी वो समझौता नहीं करते हैं। ये बातें कही जाती हैं। बाकी नीतीश कुमार की छवि पूरे देश में मुख्यमंत्रियों की अगर लिस्ट देखें, नेताओं की लिस्ट देखें तो उसमें सबसे साफ सुथरी मानी जाती है। 2010 की बात हमने बता दिया कि वहां जब चुनाव हुआ था तो यहाँ से राजेश सिंह जीते थे। राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश कुशवाहा यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे और बीएसपी यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी। अक्सर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां बीएसपी का प्रभाव रहता है। बात हम 2015 की करें तो यहाँ से सिद्धेश्वर यहाँ से जीत करके आए थे वीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रिंकू सिंह यहाँ से जीत करके आए थे 2015 में जनता दल यूनाइटेड के, और कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था। वहां चुनाव तो 2015 में आपको याद है कि एनडीए गठबंधन भी लड़ी थी। आरएलएसपी को यहाँ सीट मिली थी और आरएलएसपी के सुरेंद्र प्रसाद यहाँ से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पे गए थे।
2020 सबसे महत्वपूर्ण है। यहां भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ नीतीश कुमार को, और यहां नीतीश कुमार 74,000 वोट ला करके एक बार फिर से यहां पर वीरेंद्र प्रसाद सिंह की जीत हुई, और वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, जिससे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। दूसरे नंबर पर यहां कांग्रेस रही। और इन क्षेत्रों में आपको एक बात समझ में आ जाएगी जब आगे चलेंगे तो, कि चिराग पासवान की भूमिका क्या रही है। तो ये वाल्मीकि नगर का सीट जो है, यहाँ चिराग पासवान की भी भूमिका रही है। यहाँ से महेंद्र भारती उनके सीट पर लड़े थे, लेकिन आप इतना ही बात समझ लीजिए कि यहाँ अंतर जो था वो बहुत बड़ा था। 74 और 53 का अंतर था, यानी कि 21,000 के आसपास जो वोट है उससे जीत हार हुई थी, इसलिए बहुत बड़ा अंतर नहीं था। और ये क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेटिंग क्षेत्र है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन क्षेत्रों पर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रतिष्ठा, और इन क्षेत्रों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ सोच सकती है। दूसरी सीट है रामनगर की। अगर हम वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर में जातीय समीकरण जो बना हुआ है, उस जातीय समीकरण में यादव कहीं ना कहीं प्रभावशाली रहते हैं, और इस पूरे जो आकलन हुआ है इसमें थारू जनजाति का भी बड़ा योगदान रहा है। यादव और मुस्लिम का यहाँ समीकरण है, उसके बावजूद भी यहाँ से जीत करके एनडीए गठबंधन का आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सवर्णों का जो एक बड़ा नेक्सस है वो उनके पक्ष में है, और थारू जनजाति जो है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है। नीतीश कुमार ने उस जनजाति के लिए, उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिसका लोगों को है। दूसरी सीट जो रामनगर की हम बात कर रहे थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कब्जा है, और आपको याद होगा ये रिजर्व सीट है। भागीरथी देवी यहाँ से चुनाव जीत करके आई है। भागीरथी देवी कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, भोजपुरी में बात करती है। आपने देखा होगा कि जब पिछले साल नीतीश कुमार जब वापसी किए थे महागठबंधन फिर एनडीए में, तो भागीरथी देवी काफी चर्चा में आई थी। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। कोशिश था उनका कि उनकी वास्तव में प्रॉब्लम थी, जिसके चलते सदन में वो नहीं आई थी। उस समय नहीं वो उपस्थित थी जिस समय वोटिंग हो रहा था। रामनगर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के राजेश राम चुनाव लड़ते हैं, और वो पिछला चुनाव हारे। यहाँ भी अंतर काफी बड़ा रहा। यहाँ पर अनुसूचित जाति का अच्छा खासा होल्ड है। खास करके अगर बात करें तो यहाँ चमार और पासी जाति के लोग ज्यादा हैं। यादवों का भी अच्छा खासा यहाँ होल्ड है, लेकिन सवर्ण यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं, और वो अति पिछड़ा के साथ मिल करके जिसे चाहते हैं उसे वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है। ये सीट 2015 में भी, जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की ये सीट भागीरथी देवी जीत करके आई थी, और यहाँ पूर्णमासी राम की हार हुई थी जो कांग्रेस से लड़े थे। आपको याद होगा कि महागठबंधन में 3 दल 2015 का चुनाव एक साथ लड़े थे। नीतीश कुमार की जदयू, लालू प्रसाद की आरजेडी, और कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक चौधरी। 41 सीटें उन्हें मिली थी, और वो 41 में से एक सीट ये आपको रामनगर की भी थी, जहां पूर्णमासी राम खड़ा हुए थे और हार गए थे। 2010 में बात करें तो गोल्डन पीरियड था, वहां भी भागीरथी देवी जीत करके आई थी। लगातार वो वहां से जीत रही हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था भी जताती है। बीच में जो थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, उसके बाद से सारी चीजें आपको नजर आई। हमने आपको जातीय समीकरण के आधार पर भी बताया कि सवर्णों का, और खास करके देखा जाए तो यहाँ जो शेड्यूल कास्ट है वो फैसला करते हैं। तीसरी सीट है नरकटियागंज। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और यहाँ भी रश्मि वर्मा जीत करके आते हैं। इन पर भी आपको याद होगा कि उस दौरान संदेह के जो सुई है उनके तरफ घूम करके आई थी। रश्मि वर्मा को लेकर के कहा यह जा रहा था कि रश्मि वर्मा भी पाला बदलने के मूड में थी, लेकिन नरकटियागंज की बात अगर करें तो यहाँ भी लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बहुत सीट पर नहीं उतरी थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नौशाद आलम जो है वो चुनाव मैदान में उतरे थे, और रश्मि वर्मा की यहाँ जीत हुई थी। अंतर काफी था जीत हार का। यहाँ भी अंतर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अंतर से जिताया। लगभग मान के चलिए कि करीब 20-22 हजार वोटों के आसपास का अंतर था, 19-20 हजार वोटों का। यहाँ से नौशाद आलम ने अंतर जरूर पैदा किया, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाए। अगर बात करें 2015 की, तो यहाँ कांग्रेस जीत करके आई थी। 2015 में आपको हमने बताइए किया कि जो परिस्थितियां थी, नीतीश कुमार का प्रभाव था, और यहाँ पर प्रभाव नीतीश कुमार का बन गया था। यहाँ पर रेणु देवी जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो चुनाव लड़ी थी, और रेणु देवी यहाँ से
चुनाव जो है वो हार गई थी, दूसरे नंबर पर रही थी। रश्मि वर्मा पहले इंडिपेंडेंट लड़ी थी, वो भी तीसरे नंबर पर रही थी। और विनय वर्मा जो हैं वो कांग्रेस के यहाँ से जीत करके 2015 में आए थे। 2010 में सतीश चंद्र दुबे, जो आज राज्यसभा है, मंत्री भी हैं, सतीश चंद्र दुबे जो हैं वो जीते थे और 2010 में जीते थे। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और वहां भी वो जीत हासिल किए थे। यहाँ से कांग्रेस के आलोक प्रसाद वर्मा जो हैं वो चुनाव मैदान में थे। अगर बात हम करें इसके अलावे तो यहाँ भी एमओआई समीकरण और राजपूत का बहुलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि एमओआई समीकरण पर यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी वाला जो मामला है वो भारी पड़ता है। उत्तर प्रदेश से सटे होने के चलते आप समझ ही सकते हैं कि अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको बताएं कि बगहा की सीट की बात करें तो बगहा से भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। यह तीसरी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीती है और चौथी सीट है जो एनडीए गठबंधन के खेमे में है। यानी अभी भी लीडिंग पोजीशन में 9 सीटों में लीडिंग पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि हम बार बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पश्चिम चंपारण की 9 सीटों पर फिर से अपनी सीटें बचा के रखना, उस पर फिर से जीत दर्ज करना। बात बगहा की करें तो यहाँ से राम सिंह जो हैं वह जीत करके आए हैं। 90,000 वोट उनको आया था, जबकि कांग्रेस के जयमंगल सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे और उनको बहुत नीचे थे, लगभग 40,000 के आसपास, 30,000 से ज्यादा वोटों का अंतर था। बात करें हम 2015 की तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी। ये वो समय था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ थे। जनता दल यूनाइटेड के भीष्म साहनी जो अभी वर्तमान में आपको मालूम होगा कि एमएलसी हैं, वो भीष्म साहनी चुनाव लड़े थे और बीएसपी से मोहम्मद कमरान चुनाव लड़े थे। जो 2015 वाली स्थिति है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर जरूर हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार के आते ही 2020 में पासा पलट गया। और भले ही नीतीश कुमार को लॉस हुआ उस सीटों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया था सीट। इसके अलावा अगर बात करें 2010 की तो यहाँ से प्रभात रंजन सिंह जीत करके आए थे, जो कि जनता दल यूनाइटेड से थे और राष्ट्रीय जनता दल के राम प्रसाद यादव को उन्होंने हराया था। मोहम्मद कमरान उस समय भी चुनाव लड़े थे और बीएसपी से ही लड़े थे। बात अगर करें तो यहाँ जातीय समीकरण जो है, यहाँ खास करके निषादों का एक बड़ा जो है वो नेक्सस रहता है और इस सीट पर इस बार वीआईपी जो है अपनी नजर बनाए हुए है। ये सीट बगहा वाली वीआईपी अपने पाले में लेना चाहती है, इसके लिए कैंडिडेट भी सेलेक्ट कर लिया गया है। अब देखना होगा कि एमओआई प्लस निषाद प्लस राजपूतों का जो नेक्सस है वो कैसे इस पर काम करता है। लौरिया की बात करें तो यहाँ से विनय बिहारी लगातार जीतते आ रहे हैं। 2010 में निर्दलीय जीते थे, 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए और 2020 में भी वो बिना किसी दिक्कत के विनय बिहारी जीत करके आए। जीत हार का अंतर भी बहुत बड़ा था। यहाँ से आरजेडी के शंभू तिवारी मैदान में थे। राजपूत, यादव और कुर्मी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। तो अगर हम राजपूतों की बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी जातियां हैं। गैर यादव ओबीसी भी हैं, वो भी काफी कुछ यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ हो तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि विनय बिहारी की बात करें तो विनय बिहारी तो निर्दलीय भी जीत करके आए हैं, वो भी उन्होंने दिखाया। वो भी उस समय जीत करके आए हैं जब नीतीश कुमार की तूती बोलती थी। 206 सीट जीत करके नीतीश कुमार आए थे, तब विनय बिहारी की जीत हुई थी और जनता दल यूनाइटेड के प्रदीप सिंह हारे थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ कितना प्रभावशाली है। बात हम करें अगली तो नौतन विधानसभा है। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी, ये 6वीं ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है और 7वीं सीट है जो एनडीए के गठबंधन में मात्र 2 सीटें भी बची हुई हैं। यानी 9 सीटों का आंकलन अगर करिएगा तो यहाँ देखिए कितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि नीतीश कुमार खड़े हैं तो क्लीन स्वीप है। नौतन की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के नारायण प्रसाद चुनाव जीते हैं और यहाँ से कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस के मोहम्मद शेख कमरान जो है वो चुनाव लड़े थे, अंतर काफी था। इसके बाद 2015 की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीत करके आई थी, वो विकट परिस्थिति में लालू और नीतीश के नेक्सस में। यहाँ से जदयू के बैद्यनाथ प्रसाद महतो हारे थे, यहाँ जदयू को ही हराया गया था, ये भी बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2010 में मनोरमा प्रसाद जो है वह यहाँ से जदयू की जीत करके आए। लोक जनशक्ति पार्टी के नारायण प्रसाद यहाँ दूसरे नंबर पर थे और सीपीआई उस समय चुनाव लड़ी थी अलग से, तो उसमें भी गल्लू चौधरी जो है तीसरे नंबर पर रहे थे और यहाँ भी अंतर बहुत था। बात करें हम 7वीं सीट की तो ये चनपटिया की सीट है।
चनपटिया की सीट में भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा है और आप समझ सकते हैं कि ये 7वीं सीट है, 7वीं सीट है जिस पर एनडीए गठबंधन का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें से 6 सीटों पे अपना कब्जा जमा रखी है। चनपटिया की सीट की बात करें तो उमाकांत सिंह यहां से जीत करके आए हैं और यहां कांग्रेस के अभिषेक रंजन को उन्होंने हराया था। इस सीट पर जो अभी खूब चर्चा में है त्रिपुरारी शरण मनीष कश्यप, वो चुनाव लड़े थे और इस सीट पर कहीं ना कहीं इसके बाद ही उनका राजनीति की तरफ मूवमेंट हुआ, यूट्यूबर से राजनीति में आने की उनकी प्रक्रिया शुरू हुई। 2015 की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2015 में जीत करके आई थी और यही वो सीट थी, एक और सीट थी जिसके लिए हम बार बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना रहेगा। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ मूव कर सकती है, जो उसका मिशन है उस मिशन में कामयाब हो सकती है। प्रकाश राय यहाँ से जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी से और जदयू यहाँ हारी थी। जितनी भी सीटों पे 2015 में यहाँ हार जीत हुई है उसमें जदयू और बीजेपी आमने सामने थी और जदयू की हार हुई है। तो इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार से ज्यादा प्रभावशाली यहाँ भारतीय जनता पार्टी रही है। कारण आप समझ ही रहे हैं, एक तो इन क्षेत्रों का सवर्ण का होना और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश से सटे होना। इसके अलावा आपको बताएं कि सीपीआई भी यहाँ चुनाव लड़ी थी। 2010 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रमोहन राय जीत करके आए थे। इसके बीएसपी के एजाज हुसैन दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावे जो अगली सीट है बेतिया की, ये बेतिया की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे पे है। अब आप समझ गए होंगे ये 8वीं सीट है और इन 8 सीटों में अब तक जो है 8 सीट एनडीए गठबंधन के पास है और 7 सीट भाजपा के पास है। भाजपा की रेणु देवी जब 2020 में जीत करके आई तो उप मुख्यमंत्री बनी थी, आपको याद होगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हार जीत का आंकड़ा भी ज्यादा था, लगभग मान के चलिए कि 20,000 के आसपास का, 18 से 20,000 के आसपास का हार जीत का आंकड़ा था। और यहाँ से कांग्रेस हारी थी, मदन मोहन तिवारी यहाँ से हार गए थे जो सिटिंग कैंडिडेट थे। 2015 में यही मदन मोहन तिवारी रेणु देवी को हरा दिए थे, तब नीतीश कुमार का नेक्सस था और यही वो जगह था जहां नीतीश कुमार भले ही अपने हार गए हों, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए से छोड़ करके महागठबंधन में जाने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान हुआ था और रेणु देवी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, वो बिना सदन में गए रह गई थी। 2010 में रेणु देवी जीती थी और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही जीती थी। वहां कांग्रेस के अनिल झा जो हैं वो दूसरे नंबर पर, इंडिपेंडेंट अनिल झा रहे थे, कांग्रेस उसमें तीसरे नंबर पर मदन मोहन तिवारी रहे थे जो 2015 में जीत करके आए थे। यानी रेणु देवी का सिलसिला जारी है और इस समझ ही सकते हैं कि जब नीतीश कुमार हैं तो फिर काहे का डर है। रेणु देवी की स्थिति जो 9वीं सीट है, यहां पर बड़ा ट्विस्ट है। ये 9वीं सीट है जो कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस में नहीं होता है कि जिसे पैबंद, तो 9 सीटों का जो पश्चिमी चंपारण का जो क्लीन स्वीप था उसमें सिकटा जो है वो सीट एक पैबंद है। यहाँ पर से जीत करके आए हैं सीपीआईएमएल के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। यहाँ पर इंडिपेंडेंट दिलीप वर्मा जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड रही है। ये भी एक बड़ी बात है। ये खुर्शीद आलम जो हैं, खुर्शीद जदयू के हैं, 2015 में जीत करके आए थे। जब वो जानते हैं यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें तो कुर्मी यादव और ब्राह्मणों का यहाँ दबदबा है, लेकिन मुस्लिमों का भी यहाँ प्रभाव है। यही कारण है कि 2015 में एमओआई समीकरण जब बना तो उसमें नीतीश कुमार का कुर्मी समीकरण जुड़ गया और ऐसी स्थिति में खुर्शीद आलम, खुर्शीद फिरोज अहमद जो जीत करके आए थे, वो इस बार 2020 में नीतीश कुमार के हटते कुर्मी वोट वहां से शिफ्ट होते हुए सीधे हार में जाना पड़ा। और सीधे तौर पे आप समझिए कि पूरे जो सिकटा का माहौल है उसमें एमओआई समीकरण जो है भारी पड़ा और भारतीय जनता पार्टी यहां से टिकट नहीं लड़ी थी। इस 9 सीटों में से 2 सीट पर जदयू लड़ी थी, एक पर जीती, एक पर हारी, यानी 50-50 मतलब बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। एक भी सीट ऐसी नहीं है जो चुनाव लड़ करके इस पश्चिमी चंपारण की हारी हो। 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीट जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार 2 पर लड़े, 1 जीते, 1 हार करके आए और यहीं से नीतीश कुमार का ग्राफ जो है वो घटता है। इन्हीं सब कारणों से नीतीश कुमार जो है जब
2015 में जीत करके आए थे तो 2010 में 2020 में हार गए, ये समझने वाली बात है। 2015 की बात करें तो यहाँ से दिलीप वर्मा जो हैं इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे और खुर्शीद फिरोज अहमद जो हैं वो 2010 में भी चुनाव हारे थे, जब नीतीश कुमार का सबसे स्वर्णिम अवसर था। यानी कि सिकटा जो है कहीं ना कहीं MY समीकरण को सपोर्ट करता है। जदयू के खुर्शीद भले ही 2015 में जीत गए, जीतने का कारण आप समझ ही सकते हैं क्या है, लालू प्रसाद का साथ आना, यानी MY समीकरण यहाँ पूरी तरह से हावी है और यही वो सीट है जो कहीं ना कहीं इस बार वापस लेने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। जो हमने आपको बताया उसमें जातीय समीकरण बहुत बड़ी बात है। सीटों की अगर बात करें हम तो यहाँ पर LJP ने कोई भी ऐसा अड़ंगा नहीं लगाया था, जहां लगाया वहां भी कोई असर नहीं पड़ा था। यानी कि आपको याद होगा कि वाल्मीकि नगर की बात हमने चर्चा की थी, यहां पर उन्होंने खड़ा किया था जदयू के विरुद्ध अपने उम्मीदवार, लेकिन वो तीसरे नंबर पर चले गए थे, बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा था, जदयू जीत करके आई थी। अब इन सीटों के आधार पर हमने जो कहा है कि पश्चिम चंपारण की ये 9 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हो जाती है, बचाने में सफल हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बिहार में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट है, वो कहानी यही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और इस टक्कर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का एज थोड़ा सा ऊपर रहेगा। क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। इन सीटों का विश्लेषण जो है वो हम आगे भी करेंगे। आगे भी हम इस पर जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा, जब सीटें अलॉटमेंट हो जाएंगी, उसके बाद हम आपको फाइनल जब बताएंगे तब एकदम बिल्कुल नट सेल में बताएंगे, जैसा कि हम हर चुनाव में आपके साथ करते आ रहे हैं कि हम एकदम एक्यूरेट बताते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, मिशन सीएम वाले रूट में जाते समय ये 9 सीटें काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, सिलसिला लगातार जारी रहेगा और खास करके महाभारत 2025 हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपके पास कोई आपके क्षेत्र की जानकारी है, कोई जातीय समीकरण है, या आप चाहते हैं कि आपकी बात प्लेटफॉर्म पर रखी जाए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम आपका इंतजार करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो समझाइएगा जरूर कि आखिरकार इसमें क्या छूट रहा है जो हमें और बताना चाहिए था। हालांकि अभी भी ये पहला विश्लेषण है। इसके बाद जैसे सीट अलॉटमेंट होगा, सीटें किस पार्टी को जाती हैं, कौन उम्मीदवार होता है, उसके बाद जो फाइनल विश्लेषण होगा वो बहुत ही सटीक और 2025 के चुनाव के परिणाम से बिल्कुल सटा हुआ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।